अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके अंडर द डिसिप्लिन एकेडमी और इसके ज़ेर तमाम साइंस क्लास 7 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और जनाब इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 3, वेयर एज चैप्टर नंबर 2 पर हम मौजूद हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के हवाले से मैं कुछ क्यूरीज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ और कोई बीच में एक आध रिव्यू वाला मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें अगर स्टूडेंट्स की कोई कलेक्टिवली या उनके कोई कॉमन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं या कोई ऐसा सवाल होता है जो उनके नज़दीक मुश्किल है तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। डेफिनेटली मैंने आपको एक्सरसाइजेज नहीं करवानी, जस्ट हमने चैप्टर से गो थ्रू करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चंस आप इसमें से खुद ज़ाहिर ऑब्टेन कर लेंगे। फिर भी कोई मसला होता है तो आप ज़ाहिर मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कदखन नहीं है कि आप उसमें नहीं पूछ सकते या कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ यह है कि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट्स। अब हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है जी और चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर है जी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब ये जो सिस्टम आ गया है और ये जो चैप्टर आ गया ना जी, इसका मैं आपको सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों का मैं मतलब बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ज़ाहिर है ये भी एक तरह से इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का जो नाम है वो एक्सप्लेन करूँगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसका मतलब होता है सांस लेने का निज़ाम, यानी इंसान जिस तरह रेस्पिरेशन करता है। और सर्कुलेटरी का मतलब ये है कि जिस तरह से ब्लड जो है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो रगों में हमारे और शरियानों में किस तरह दौड़ता है और किस तरह हमारे पूरे जिस्म के अंदर वो ट्रैवल करता है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसमें 2 तरह के सिस्टम इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे। या आप हमारा यहाँ से वॉलपेपर भी देख सकते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड वॉलपेपर है हमारे इस हवाले से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये आपको जो नज़र आ रहा है डायग्राम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है जिसमें आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं और ये नेज़ल कैविटी से ये सारा आपको सिस्टम समझ आ रहा है, किस तरह सांस जो है ना वो इनटेक होती है यानी हवा, और फिर किस तरीके से वो जो है ना आउट होती है जिस्म से, एक्सपेल होती है। फिर आपको ये रेड और ब्लू वाला नज़र आ रहा होगा और ये यहाँ पर आपको ये हार्ट इसमें नज़र आ रहा होगा क्योंकि हार्ट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन सर्कुलेटरी सिस्टम। और साथ में आपको ये लंग्स भी नज़र आ रहे हैं और ये किस तरीके से ये रेड और ब्लू वाला जो जिस तरीके से जा रहा है ना, तो ये ज़रा ब्लड है। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि आज मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ जो कि अक्सर ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होता है कि जनाब ये रेड और ब्लू ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये रेड ब्लड तो हमें नज़र आता है, जब भी कहीं कोई कट वगैरह लगता है तो रेड ब्लड निकलता है। ब्लू ब्लड कहाँ से निकलता है, कहाँ पर होता है, क्योंकि डायग्राम्स में हम ब्लू ब्लड देखते हैं। तो ये याद रखें कि ये जो ब्लू वाला ब्लड होता है या किसी जगह पे अगर ग्रीन कलर का आपको दिखता है तो ये सिम्बॉलिक होता है। अब ये क्यों सिम्बॉलिक होता है ये इंशाअल्लाह ताला आगे चल के मैं बताऊँगा। बहरहाल ये इन रियलिटी ऐसे नहीं होता, ये इन्होंने सिम्बॉलिक बनाया होता है किसी वजह से, वो ज़ाहिर आगे कर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा। चलिए जी, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 19 है जी, आई थिंक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ जी, बिल्कुल 19 पेज नंबर है, ये है जी। ये है जी, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस, फॉर एग्जांपल प्लेइंग। ये देखें जैसे ये बच्चा है, ये अब किसी व्हील चेयर पर शायद बैठा है और ये खेल रहा है। यहाँ पर बच्चे ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जाहिर है कि कोई भी काम आप करेंगे उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, यानी आपने जब भी मूवमेंट करनी है, भागना दौड़ना है, चलना फिरना है, हाथों की और पाँव की मूवमेंट है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ऑल आवर एनर्जी कम्स फ्राम द फूड वी ईट। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। जो भी खाना हम खाते हैं जनाब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज की तरह जो होते हैं उनके अंदर ये टूट फूट जाता है या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, देखें होता यह है कि ज़ाहिर हम खाना खाते हैं, खाना तो किसी भी तरह का होता है, हम रोटी भी खाते हैं, हम पराठा भी खाते हैं, हम जनाब चावल खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, हम इनफैक्ट कबाब खाते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, किसी भी शक्ल में हो सकती है। लेकिन वो सारे का सारा खाना जब हम चबा कर और उससे निगल जाते हैं ना, तो वो हमारे स्टोमक में जाकर जो है वो टूट फूट जाता है, उसके छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं ना
वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं लाइक ग्लूकोज। अब यकीनन आपको समझ आ रही है। सेल्स यूज ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो हमारे खुलिए होते हैं ना, उन्हें एनर्जी के लिए इन ग्लूकोज की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन मॉलिक्यूल्स की। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी जो होती है ना वो इस खाने के ज़रिए रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स का सांस लेना। मतलब अब आपको यहाँ तक समझ आ रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम बहुत सिंपल अल्फाज में समझें तो ये है सेल्स का सांस लेना, या उनका हवा को या इन चीज़ों को इनटेक करना, ताकि ये फिर हम जो है ना आगे यूज़ कर सकें बतौर एनर्जी के। तो ये चीज़ है जी। यहाँ तक आगे चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच स्लोली रिलीजेज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना मुख्तलिफ, उनकी एक पूरी सीरीज होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो फूड मॉलिक्यूल, जो खाने के जो ज़रात होते हैं, उनमें जो जो छुपी एनर्जी या ताकत होती है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग सेल। और वो हमारे जिस्म का जो भी जिंदा सेल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके बचाव के लिए ये ज़रूरी है। इट ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। और ये पूरी ज़िंदगी ये सिस्टम, ये प्रोसेस कह लें या ये अमल कह लें, ये जारी रहता है। 2.1 हेडिंग है जी एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक और एन एरोबिक स्टूडेंट्स आपने समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये अक्सर सवाल आता होता है 9th-10th क्लास के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी 7th क्लास के अंदर भी आप एरोबिक और एन एरोबिक समझ रहे हैं, तो आप इसको अगर अभी अच्छे से समझ लेंगे तो 9th क्लास में जाकर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये जो अभी सेलुलर रेस्पिरेशन आप समझ रहे हैं कि जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स या जो खाने के जो हम निवाले होते हैं, या बहुत सारे जो खाना हम जब कंज्यूम करते हैं और वो अंदर जाकर छोटे छोटे ज़रात में टूट फूट जाता है और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 किस्में हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन टेक प्लेस विद और विदाउट ऑक्सीजन। जी, ये 2 तरह की होती है। एक वो जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और एक वो जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। ये याद रखें। अब आप इसको समझ लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, या ऑक्सीजन जो है वो उसकी मौजूदगी में ये रेस्पिरेशन होती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती या ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, या यूं कह लें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होती है, उसको कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये तो मैंने अभी आपको यहाँ मोटा मोटा समझा दिया, अभी पढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब आते हैं जी, इफ़ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक। ठीक हो गया जी। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये पहले भी हम कर चुके हैं, जो भी प्लांट सिस्टम से हमने पढ़ा था कि जनाब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स के, ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करें। अब ये चूंकि इंसानों की बात हो रही है तो ज़ाहिर है इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो बारह ये कि चूंकि पहले आपने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ये रिएक्शंस का, तो आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, इस एरो का जो मुंह है, ये जो इसका ये देखें हेड का जो निशान है ये राइट साइड पर है, तो उसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। यकीनन आप अगर वो लेक्चर्स देख कर आएंगे तो बहुत सारी आपको बेसिक्स वहाँ से क्लियर होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ वेस्ट प्रोडक्ट का, कि वेस्ट प्रोडक्ट याद रखें किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था वेस्ट प्रोडक्ट्स का, कि ये क्या होता है। देखें, ये जो वर्ड है ना वेस्ट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जनाब एक ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी हमें हमारी बॉडी को ना ज़रूरत है ना वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है, बल्कि वो रिलीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा। जैसे प्लांट्स बहुत सारी जब ऑक्सीजन जो है ना वो एक्सपेल करते हैं या वो रिलीज़ कर देते हैं तो वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है। इसी तरह रात के वक्त जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो उस वक्त उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है। तो जो भी चीज़ रिलीज हो जाती है।
आगे चलते हैं जी, ये आपके सामने डायग्राम है एरोबिक एंड एनारोबिक का। एनारोबिक आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ये इन द एब्सेंस यानी कि बगैर ऑक्सीजन के ये वाली होती है एनारोबिक। अच्छा, तो एरोबिक में आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ज़ाहिर है सेल का सेंटर है, यहाँ पर काम हो रहा है और एनर्जी रिलीज यहाँ पर बताई जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके सामने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। बहरहाल ये बहुत आसान है। इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल देन सम सेल्स टेम्परेरीली शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब आती है ज़रा एनारोबिक की बारी। देखिए जी, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या वो जाहिर है कि ना आ रही हो, तो फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आर्जी तौर पर जो है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। आर्जी का मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए, यानी ये कुल वक्त ही नहीं होता बल्कि कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग दिस रिलीजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड एज कम्पेयर टू एरोबिक। अब इसमें होता यह है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, उसमें एनर्जी हमें ज़्यादा ताकत में नहीं मिलती, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि कुछ ना कुछ ताकत हमें मिल जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इधर अभी डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, तो इस तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें हमें मिल जाती हैं। इट्स सिंपल, बहुत आसान है। अब हम आते हैं पेज नंबर 21 में, और ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपने हमारे वॉलपेपर पर भी ये डायग्राम अभी देखा है। डायग्राम किसी भी शक्ल का हो सकता है, लेकिन उसका जो बुनियाद या उसकी जो एक कंसंट्रेशन या फोकस है ना उसका, वो ये होगा आपका जो ओरल सिस्टम है, यानी मुंह और नाक का, और साथ में ये आपको फेफड़े या लंग्स नज़र आ रहे हैं, इनका ये डायफ्राम और ये सारी चीज़ें। अभी इसके अंदर जाते हैं, हम देखते हैं ये डायग्राम क्या कर रहा है, क्या होता है इसके अंदर। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट्स वेरी सिंपल कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जनाब गैसेस एक्सचेंज करते हैं और सांस लेते हैं। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने को, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सांस लेने का अमल है, ये याद रखें। अच्छा जी, इट कंसिस्ट ऑफ एयरवेज एंड लंग्स। जी जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ आ गई आपको कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना वो बड़ा आसान है। मतलब हम एयर इनटेक करते हैं, जाहिर है हम अपनी नाक से या मुंह से सांस लेते हैं। इंसान जो होता है ना वो नाक से भी सांस ले सकता है, मुंह से भी ले सकता है। और वो सांस लेने के दौरान याद रखें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेना, यानी इनटेक। तो इनटेक में वो एयर जो होती है ना वो अपने अंदर लेके जाता है, तो उसे हम कहते हैं जी एयर इनटेक, या वो इसको हम इनहेल भी कहते हैं। और एज कंपेयर टू दिस, जब वो सांस बाहर निकालता है, एक्सपेल करता है, तो वो जाहिर है कि अंदर से जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनको बाहर निकाल रहा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है ये प्रोसेस। तो इट कंसिस्ट ऑफ एयरवेज एंड लंग्स। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक एयरवेज और एक लंग्स। एयरवेज आपको पता है ये हमारे नाक और मुंह वगैरह हैं, यानी एयर एंटर्स इन नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। बिल्कुल वही चीज़ आ गई कि जो हवा है ना जनाब वो हमारी नेजल कैविटी में दाखिल होती है, यानी नाक के जो नथने होते हैं उनके थ्रू। इन द नेजल कैविटी द एयर बिकम्स क्लीन, वार्म एंड मॉइस्ट। हमारी नाक के अंदर जो नेजल कैविटी होती है, यानी उसके जो नथने होते हैं ना, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल कहते हैं नथनों को, तो उसके अंदर जो नेजल कैविटी है और उसका एक पूरा एक आपको पता है सिस्टम है, ये एक समझिए कैनाल सी बनी होती है। इधर जाकर या इधर से जब हवा गुजरती है ना तो वो जनाब एक तो साफ़ हो जाती है, सेकेंडली वो वार्म हो जाती है, और साथ में वो मॉइस्ट हो जाती है, यानी उसमें वो वाटर वेपर्स उसमें शामिल हो जाते हैं, मॉइस्चराइज़र हो जाती है वो, यानी मॉइस्चर शामिल हो जाता है, यानी कि वो मॉइस्ट हो जाती है। देन एयर पासिस थ्रू लैरिंक्स एंड एंटर्स इन द ट्राकिया। फिर वो लैरिंक्स से ज़ाहिर है वो गुजरती है, ये आपको नज़र आ रहा है ये जगह जो है, और ज़ाहिर है एंटर होती है हमारे ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, ये ट्रैकिया क्या चीज़ होती है, ये एक पाइप होता है, लाइक एक इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जिसमें से हम सांस लेते हैं और वो फेफड़ों में फिर जाती है आगे। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी विच एंटर्स इनटू लंग्स। तो ये दो तरह की जो है ना, ब्रोंची भी इसको कहते हैं, ब्रोंकी भी पढ़ते हैं, वो आपके अपनी प्रोनाउंसिएशन पर है। बहरहाल ये लंग्स में यानी फेफड़ों में एंटर हो जाती है। इनसाइड लंग्स द ब्रोंकी फर्दर ब्रांच इनटू ब्रोंकियोल्स। और फिर ये जो ब्रोंकी होती है ना, ये फर्दर मज़ीद दो हिस्सों में, या आप कह सकते हैं ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या तब्दील या उसमें डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स एंड एट टाइनी थिन वॉल्ड एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई।
और फिर ये जो ब्रोंक्योल्स होते हैं ना, ये फिर आखिर में जो है ना बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक दीवारों वाले जो है ना हवा की जो थैलियाँ होती हैं, एयर सैक्स होते हैं, ये उनमें तब्दील हो जाते हैं, जिनको एल्वेलाई कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस एट एल्वेलाई। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो हवा और खून के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन इसी के थ्रू शामिल होती है, तो ये हमेशा एल्वेलाई में होती है। लंग्स इज़ लाइक अ ह्यूज स्पॉन्ज एज इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। तो ये स्पॉन्ज की तरह होता है हमारा फेफड़ा, जिसमें लाखों के हिसाब से एल्वेलाई होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वेलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज। डिफ्यूज का मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। सो ऑक्सीजन जो होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो वो एल्वेलाई से जो है ना वो कैपिलरीज के जो ब्लड होता है उसमें शामिल होती है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ये ब्लड या ये जो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये फिर जनाब ये सेल्स की तरफ ले जाया जाता है और दूसरे जो जिस्म के हिस्से होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो फालतू जो मटेरियल होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज़रा जिस्म की उसकी ज़रूरत नहीं होती, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एडिड टू द ब्लड, ये ब्लड में शामिल हो जाती है, दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर यानी कि जो अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई है आप, क्योंकि उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुई है तो इट्स मीन कि इट लैक्स ऑक्सीजन। तो ब्लड विद लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज लंग्स, ये फेफड़ों में पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूजेज इनटू एल्वेलाई एयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो हमारा खून होता है ना कैपिलरीज में, इनमें से डिफ्यूज हो जाती है एल्वेलाई एयर में। इवेंचुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथड आउट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे मुंह के जरिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो एक्सपेल हो जाती है। तो यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अभी ज़रा डू यू नो में चले जाते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखें। डू यू नो में क्या है? एल्वेलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि ये बड़े ज़बरदस्त और बड़े मुकम्मल रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। क्यों होते हैं जनाब? एज दे आर थिन वॉल्ड, एक तो मैंने अभी जैसे कि बताया कि एक तो सिंगल सेल थिकनेस होती है इनकी, बहुत बारीक पतले, हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। दे आर मॉइस्ट, गीले होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, उनके इर्द गिर्द यानी कि गिरदा गिर्द जिसको कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं। हैव अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, और फिर ज़ाहिर उनको ताज़ा हवा की सप्लाई भी मिलती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। फिर एल्वेलाई ऑफ योर लंग आर फ्लैटेंड एंड पुट टुगेदर, यानी ऑल एल्वेलाई लिखा हुआ है, मैं एक बोला था। इफ ऑल एल्वेलाई, ये अगर हमारे लंग्स या फेफड़ों की तमाम एल्वेलाई जो है उन्हें सीधा कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए और उन्हें एक साथ रखा जाए, द सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू दैट ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो एक टेनिस जो खेला जाता है जहाँ कोर्ट में, उसके बराबर उसका एरिया होगा। चलिए जी ब्रीदिंग की तरफ चले जाते हैं। ब्रीदिंग इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर लंग्स एंड द एयर। वेरी सिंपल। ब्रीदिंग जो है ना जी, वो हवा और हमारे फेफड़ों के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो उसका तबादला होता है, ये उसका नाम है, यानी सांस लेना। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्म लेवल। और ये एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर जो है ना ये काम करता है। ऑर्गेनिज्म लेवल जो होता है, इसका मतलब होता है कि जब एक जिस्म या एक पूरा एक जिंदा जिस्म जो होता है ना, वो ये सांस ले रहा होता है। लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर एंड दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। लंग्स होते हैं वो अभी जैसे मैंने बताया कि वो बाय नेचर स्पॉन्जी होते हैं और वो खुद से जो है ना वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। द मसल्स सराउंडिंग द लंग्स एक्सपेंड और कंप्रेस द लंग्स। तो ये जो हमारे लंग्स या फेफड़ों के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं ना, ये फूलते और पिचकते हैं ताकि ये उनको मूव करा सके। व्हेन लंग्स एक्सपेंड एयर मूव्स इन, यानी जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं यानी कि फैलते हैं तो हवा उसके अंदर जाती है, यानी इनहेलेशन प्रोसेस होता है सांस लेने का। व्हेन लंग्स कंप्रेस, और जब लंग्स जो होते हैं ना यानी फेफड़े वो सुकड़ते हैं तो एयर उनमें से बाहर आती है। द एयर्स मूव आउट। तो एयर मूव्स आउट का मतलब हुआ एयर बाहर आती है, और इसका मतलब है कि एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है, एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है।
सो डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। इससे पिछले चैप्टर में आई एम श्योर आपको याद होगा हमने भी उधर भी रेस्पिरेशन का किया था और उसके साथ आई थिंक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जो उसको कंपेयर किया था। चलें जी, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि अभी मैंने बताया है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तबादला। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं जी। रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये इसमें समझ लें कि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ना प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ब्रीदिंग में एनर्जी जो है ना वो रिलीज नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग जो होती है ना इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, यानी ये और सेल से बाहर होती है, और रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, इट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स। ब्रीदिंग में क्या होता है? एंजाइम्स और नॉट इन्वॉल्व, एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वेयर एज रेस्पिरेशन में जो है ना एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या चीज़ है ये भी आगे चलकर आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, किस तरह केमिकल रिएक्शन को जो है ना ये तेज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। ट्राइड आउट आ गया जी, ये वर्किंग मॉडल है, ये हमारे माशाल्लाह एकेडमी में मौजूद है। ये इंशाल्लाह कभी आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, कभी आप इसकी वीडियो देखिएगा, आपको ये दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह की एकेडमी में, इस तरह की जो अपैरेटस होते हैं वो मौजूद हैं जी। अब 2.3 में चलते हैं जी। ये आ गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद अपने लेक्चर को भी फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम मज़ीद आगे जाएंगे और थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना जनाब वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अभी तक रेस्पिरेटरी तो हमने पढ़ लिया है, तो बस थोड़ा सा आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ, बाकी डिटेल से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ताल्लुक आपके जिस्म की जो रगें हैं और खून से है, तो इसमें ज़्यादा हार्ट इन्वॉल्व होता है, जिस तरह रेस्पिरेटरी में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये दोनों सिस्टम्स आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इसमें कहीं भी कोई डिसऑर्डर हो, तो वैसे तो बॉडी के अंदर किसी जगह भी डिसऑर्डर हो तो वो बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन ये दो बड़े क्रिटिकल जो है ना सिस्टम है, यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। तो सर्कुलेटरी के अंदर जो है ना ये आपके होते हैं जी ब्लड के ज़ाहिर वेसल्स और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर जो है ना ये पंप इन्वॉल्व होता है, जिसे आप दिल यानी हार्ट कहते हैं, और इसमें ये रेड और ब्लू मैंने बताया सिंबॉलिक है। ब्लड का रंग रेड ही होता है, सिर्फ ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की इन्होंने बस एक वो सिंबलिज्म बताई हुई है आपको, तो यकीनन आपको समझ आ गई है। अब मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।